तो ये टू फ्रंट सिचुएशन कैसी सिचुएशन होगी? सर टू फ्रंट सिचुएशन की जो एक तरफ पाकिस्तान के साथ में और दूसरी तरफ चाइना के साथ में हमें युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे समय के लिए भारत को कैसी तैयारी करनी चाहिए? सर जो पाकिस्तान के साथ में युद्ध होगा वहाँ पर हमें तीनों सेनाओं का प्रयोग अधिक करना पड़ेगा। चाइना के साथ में थल सेना मुख्य रूप से रहेगी, उसके साथ में एयरफोर्स भी उसकी सहायक की भूमिका में रहेगी। तो एक प्रकार से मैं कहूँ तो एक थिएटर कमांड के स्तर पर हमें प्रयास करने चाहिए ताकि तीनों सेनाओं में अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके हम इस स्थिति से निपट सकते हैं। ठीक बात है। आप मुझे ये बताइए कि लगातार चाइना ने यूएस पे ये आरोप लगाया है कि वो जो एशिया पैसिफिक है, क्योंकि वो इंडो पैसिफिक नहीं कहता है, वो एशिया पैसिफिक टर्म ही यूज़ करता है, वहाँ जो यूएस है वो एक 5-4-3-2 स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है। तो क्या है ये 5-4-3-2? 2 यहाँ बायलैटरल रिलेशंस हैं और ये अलग अलग ग्रुपिंग्स के नाम हैं। सॉरी सर, इसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ। मैं जाके कुछ अंदाज़ा लगा पाएंगे? 5 अगर 4 जैसे क्वाड है तो 5 क्या है, 3 क्या है? सर 3 से मतलब ओक्कस से होना चाहिए। बिल्कुल। 2 से मतलब अमेरिका का कोई बायलैटरल रिलेशंस हैं। 2 सर इंडिया हो सकता है। 5 में सर P5 या फिर सॉरी सर मुझे इसके बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा। मुझे ये बताइए कि वेब 3.0 काफ़ी चर्चा में है कि अभी हम लोग वेब 2.0 यूज़ कर रहे हैं, तो वेब 3.0 और 2.0 में क्या फ़र्क आएगा? सॉरी सर, इसके बारे में मैं खुद को अपडेट नहीं कर पाया हूँ सर। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री जी लगातार वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं कि वोकल हो या लोकल के लिए, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या भारत कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म की तरफ नहीं जा रहा है? अगर हम बोल रहे हैं कि सिर्फ हम अपने लोकल प्रोड्यूस को ही आगे बढ़ाएंगे, तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है? नहीं सर, ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भारत का जो स्टैंड है वो एक प्रकार से प्रोटेक्शनिज्म ना होकर हमारे घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने का अधिक है, जिसमें हम लोगों ने टैरिफ अधिक नहीं बढ़ाए हैं। लेकिन हम लोग बट ऐसे ही अमेरिका फर्स्ट है, वो तो प्रोटेक्शनिज्म है। लेकिन सर वहाँ पर उन्होंने टैरिफ के स्तर पर वृद्धि की थी। जो चीन से आने वाले माल थे उन पर उन्होंने एक प्रकार से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाए थे। भारत में इस प्रकार की कार्रवाई न करके हमारा ध्यान सिर्फ घरेलू उद्योगों के अधिक प्रोत्साहन देने पर है। थैंक यू रवि सर। रवि, आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म देख ली है? सॉरी सर, मैं उसको देख नहीं पाया हूँ सर। मैं देख रहा हूँ कि सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि नहीं देख पाए, और मुझे लग रहा है कि ये एक योजना है कि प्रश्न से बचा जा सके। जी नहीं सर, मैं सोच रहा था इसको देखने का, लेकिन समय नहीं निकाल पाया था। अच्छा ठीक है। आप असाध्य वीणा आपकी प्रिय कविता है आगे की लिखी हुई। जी सर। आपने IRTS पहले ज्वाइन किया, फिर आप इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में आए। क्या IAS आपके लिए भी असाध्य वीणा है? नहीं सर, मैं मानता हूँ कि IAS असाध्य वीणा नहीं है। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, और एक प्रकार से सर मैंने बहुत डेडिकेटेड होकर इसके लिए प्रयास किए हैं। असाध्य वीणा में जिस प्रकार से आत्मनिवेदन के भाव से वीणा जागृत होती है, तो मैं मानता हूँ कि सर मैंने अपने स्तर पर पूर्णता से प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि सर मैं सफल हो जाऊँगा। तो जैसे बहुत लोग असाध्य वीणा को साधने में लगे हुए थे, पर प्रियमवत कुछ वजहों से साध पाया। IAS बनने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं। आपने ऐसा अलग से क्या किया कि आप इसके प्रियमवत मान लिए जाएं? सर मेरे में उस चीज़ को लेकर डेस्परेशन नहीं है कि मैं अगर IAS नहीं बनूंगा तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा या ऐसा कुछ। सर मैंने ये माना है कि ये मेरा अंतिम प्रयास है, इसमें अगर मैं सफल होता हूँ तो मैं IAS में जाऊँगा, अदरवाइज सर मैं इसी सर्विस में आगे के लिए अच्छा सोचूंगा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताएं कि ऐसा कहा जाता है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो UPSC में खराब होता है सिविल सेवाओं में, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये भी कहा जाता है कि उसके पीछे UPSC भी एक कारण है, क्योंकि UPSC एक इनसेंसिटिव तरीके से इस विषय को देखता है। आप हिंदी माध्यम के बड़े ब्राइट कैंडिडेट हमें लग रहे हैं। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि हिंदी माध्यम की परफॉर्मेंस का लेवल सिविल सर्विसेज में वैसा नहीं है जैसे पहले था एक ज़माने में, और क्या उपाय इसके किए जाने चाहिए सरकार को, UPSC को, या किसी भी मंच को, जिससे ये रिप्रेजेंटेशन ठीक हो सके? क्या एग्ज़ाम के सिस्टम में कुछ करने की ज़रूरत है या कुछ और? सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो UPSC एक बहुत ईमानदार संस्था है, और इस प्रकार के किसी भी UPSC पर किसी भी सवाल उठाना सही नहीं होगा। इसके लिए सर मैं 2 प्रकार के उपाय सोच सकता हूँ, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। सर शॉर्ट टर्म में ये होना चाहिए कि जो एक मुख्य समस्या अनुवाद को लेकर रहती है, कि जो अनुवाद है वो बहुत ही यांत्रिक और कंप्यूटरीकृत होते हैं। तो अनुवाद के स्तर पर अगर अच्छे से प्रयोग किए जाएँ तो शायद हिंदी माध्यम के विद्यार्थी प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि सर प्लेटो ने कहा है कि प्रश्न को समझ लेना ही आधा उत्तर है। और सर इसके
अलावा सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो सर इसमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सर भारतीय भाषाओं को हमें अधिक सम्मिलित करना होगा। जैसा कि अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में हम मेडिकल स्तर पर हम लोग भारतीय भाषाओं को शामिल कर रहे हैं, तो उनके स्तर पर प्रोत्साहन देने की अधिक आवश्यकता है सर। जो तकनीक का विकास है वो असमानताओं को कम करता है या बढ़ाता है? मुझे दो एग्जाम्पल देके समझाइए कुछ ऐसे संदर्भ जहाँ तकनीक के विकास ने असमानताओं को या विषमताओं को बढ़ाया हो, और दूसरा जहाँ तकनीक के विकास ने विषमताओं को कम किया हो। सर एक उदाहरण से मैं दोनों समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है सर, मोबाइल फ़ोन है तो उसने एक प्रकार से जो हमारा सूचना का अधिकार है उसके स्तर पर सारों को समान प्लेटफॉर्म पर रखा है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी इंटरनेट के माध्यम से सूचना ग्रहण कर सकता है। वही मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट अगर महंगा है तो एक प्रकार से उसने डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा दिया है कि जो हायर क्लास के लोग हैं उसको अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, और जो गरीब बच्चा है, गरीब स्टूडेंट है, वो उसको अच्छे से अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है रवि, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक डॉक्ट्रिन है हमारे संविधान में, संविधान का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन में उसका जिक्र किया, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत। ये क्या सिद्धांत है और किस किस रेफरेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है? सर, मैं पूरी तरह से इससे अवेयर नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सूची में कोई मद शामिल है तो अगर मंशा किसी सरकार की सही है तो दूसरे सूची जैसे राज्य सूची के विषय पर भी अगर संघ कानून बनाती है तो उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए रवि आपका नाम है, और रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौर के बहुत महान व्यक्ति हुए। जी सर। ऐसी 5 समानताएं जो आप में और उनमें हो, और हम मतलब काल्पनिक नहीं असली। सर, रविंद्रनाथ टैगोर जी से खुद की तुलना करने के लिए सर अभी मैं खुद को इतना सक्षम नहीं मानता हूँ, लेकिन जिन जिन दिशाओं में आप उनके जैसा होने की ओर अग्रसर हों उन दिशाओं को भी आप तुलना का बिंदु मान सकते हैं। सर, एक ये है कि साहित्य में उनकी रुचि थी, साहित्य में मेरी रुचि है। ठीक है। दूसरा कि सर वो अपने विचारों को लेकर काफ़ी दृढ़ थे और मैं भी अपने विचारों को लेकर काफ़ी दृढ़ हूँ। जब तक कि सर मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं अपने विचारों में परिवर्तन करता हूँ, अदरवाइज सर विचारों की दृढ़ता मेरे में है। तीसरा कि सर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। मैं भी मानता हूँ कि सर मैं लोगों से जुड़ाव रखता हूँ, लोगों से संवाद करने में खुद को अच्छा मानता हूँ। ऐसे कौन से मुद्दे थे जहाँ महात्मा गांधी और टैगोर के बीच में असहमतियाँ थीं? सर, एक तो मशीनी विकास को लेकर उनमें दोनों में सहमति थी। दूसरा सर शिक्षा के अंदर असहमति थी। महात्मा गांधी मानते थे कि सर जो हाथ से हस्तशिल्प के कार्य हैं वो उनको अधिक तरजीह दी जानी चाहिए, और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो विज्ञान है और मशीनों के प्रयोग को लेकर अधिक मानते थे कि उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा सर शिक्षा के स्तर पर महात्मा गांधी भारतीय जो विद्याएं हैं उन पर अधिक भरोसा करते थे, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा को भी अधिक महत्व दिया था। ठीक है रवि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम।